दोस्तों, आज मैं कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की जो बैठकें अहमदाबाद में चल रही है, उस पर कुछ विशेष बातें करने जा रहा हूं। उस समय जब मैं इसके पीछे की कुछ कहानियों पर ले चलता हूं, जो आज़ादी की पहले की बातें हैं। और गांधी जी जब भारत वर्ष में कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, वह साल था 1925। और आज अब जब हम 2025 में है और कांग्रेस फिर एक अधिवेशन का आयोजन करती है अहमदाबाद में, उस अहमदाबाद अधिवेशन में जो 7 प्रस्ताव पास करते हुए, जिसका हेडिंग इस तरीके से है कि आज़ादी के झंडावरदार हमारे सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल की, जो भारत की आज़ादी के आंदोलन की कोख से जन्मे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में गांधी और पटेल की भूमि गुजरात के अहमदाबाद में एक बार फिर भारत के भविष्य को दिशा देने के लिए एकत्रित हुए हैं। साबरमती का तट फिर इस वैचारिक संग्राम का साक्षी बना है। इस संग्राम के प्रेरणा पुरुष है सरदार पटेल और इसकी वैचारिक बुनियाद में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांत हैं। वैचारिक संग्राम द्वारा देश को नई दिशा कल भी और आज भी। पहला प्रस्ताव है, साल 1918 में संघर्ष की धरती गुजरात के खेरा में अंग्रेज सरकार द्वारा किसानों के कर वसूली के विरोध में गांधी जी की प्रेरणा से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1918 में पहली बार सरदार पटेल ने आज़ादी की रण में कूदे थे। फिर श्री वल्लभ भाई पटेल ने साल 1928 में अंग्रेज सरकार द्वारा किसानों से लगान वसूली के खिलाफ बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इसका ऊर्जावान और प्रभावशाली नेतृत्व के चलते वे बारडोली आंदोलन में नए नामकरण के रूप में जाने गए सरदार, और वहीं से सरदार कहलाना इनका शुरू हुआ था। आज की भाजपा सरकार भी अंग्रेजों की तरह किसानों की भूमि को उचित मुआवजा कानून को खत्म करने की अध्यादेश लाती है। कृषि के लिए 3 क्रूर कानून, जो काले कानून भी बनाती है। किसानों के राहों में कील और कांटे बिछाती है। किसानों को आधे दुगने तथा एसएसपी गारंटी की वादा कर साफ मुकर जाती है। और न्याय मांगने पर लखीमपुर खीरी में भाजपा नेताओं की जीप से किसानों को कुचलवा देती है। इसलिए एक बार फिर सरदार पटेल की राह पर कांग्रेस किसान के अधिकारों के लिए निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार हो चुकी है। यह वही सरदार वल्लभ भाई पटेल का युग था कि एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ जब महात्मा गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे और वह अपना आंदोलन बिहार से शुरू किए थे। बिहार में भी नील की खेती करने वाले किसानों पर अत्याचार हो रहा था, उन्हें यातनाएं दे रही थी अंग्रेज सरकार। और वहीं से बिगुल फूंकने वाले महात्मा गांधी, जो बिहार की वह धरती भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक आंदोलन का रूप लिया था। और राहुल गांधी भी बिहार से आकर के, जो अभी हाल के ही दिनों में देखे हैं कि पलायन रोको यात्रा में कन्हैया कुमार के साथ कंधे से कंधे मिला करके जो वह पदयात्रा किया और अपनी एक भाषण जब किए थे, उस समय भी इन बातों की वह जिक्र किए थे। और यह बात अब देश को सोचने की जरूरत है कि जो घटनाएं आज़ादी के समय घटी थी और उस समय के शासक अंग्रेज था, और अंग्रेजों ने जिस ढंग से भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे, क्या आज उसी का पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है? आज चारों तरफ यदि आप उस युग और आज के युग को देखेंगे, जो पिछले 1 दशक से आप देखते आ रहे हैं, उसमें कुछ समानताएं मिलेगी आपको। बतलाया भी जाता है
किन्हीं लोगों को अंग्रेजों की शासन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये लोग उसी की तर्ज पर शासन करना चाहते हैं। जनता को दबा करके, जनता पर अत्याचार करके, किसानों पर अत्याचार करके, युवाओं पर अत्याचार कर, और ये अपनी सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। दूसरी प्रस्तावना यह थी कि अंग्रेजों ने रियासतों के साथ मनमानी संधि के सत्ता हथियाई, देश की संपत्ति तथा प्राकृतिक संपदाओं को बेहतर दोहन किया और देश के तानाशाह शासन चलाया, जिस ढंग से आज चल रहा है। सरदार पटेल के सशक्त नेतृत्व और पंडित नेहरू की दूरदर्शिता ने 580 से अधिक खंड खंड रियासतों का एकीकरण कर सशक्त गणराज्य की नींव रखी। आज की भाजपा सरकार फिर देश के क्षेत्रवाद, उत्तर बनाम दक्षिण, पूर्व बनाम पश्चिम, विवाद तथा भाषाई और सांस्कृतिक बंटवारे के नाम पर खंडित करने की साजिश कर रही है। इसलिए एक बार फिर सरदार पटेल के पथ पर चलकर कांग्रेस नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की डगर पर बढ़ते जाने को तैयार है। और आप भी देखे होंगे कि उस समय अंग्रेजों ने किस ढंग से छोटे छोटे राजाओं को, जो 580 से अधिक रियासतें थी, उनको से संधि कर करके और पूरे भारत पर वो अपना कब्जा जमाए थे। और आज उसी तरीके की बात की जा रही है। कभी उत्तर और दक्षिण को लड़ाया जाता है। जो आप देखे होंगे कि जो सेंट्रल विस्टा बना है, उसमें जो सीटों की बढ़ोतरी की गई है और जो परिसीमन करने की बात हो रही है, उससे आप ये बात स्पष्ट हो सकते हैं कि इनकी मानसिकता, इनकी मंशा क्या है। और उस मनसे के भांपते हुए साउथ के राज्यों ने इसका विरोध भी किया है। भाषा के नाम पर जिस ढंग से हिंदी बनाम राज्य भाषाओं का लेकर के दक्षिण में जिस ढंग की बातें चल रही है, मणिपुर जल रहा है, जैसे लगता है कि वह भारत का अंग नहीं है। तीसरी, अंग्रेजों के ने भारत के मजदूरों और कामगारों के अधिकारों का दमन करने के षड्यंत्र नीति अपनाई। कांग्रेस के कराई अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के खिलाफ मजदूरों और कामगारों के अधिकारों के प्रबल आवाज उठाई थी। यही नहीं, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव न करने के मौलिक अधिकारों को संरचना की इसी अधिवेशन में आकार दिया गया था। जो हमारे देश में छुआछूत, मजदूरों का शोषण, अनेक तरह की बुराइयां जो थी, उसको मौलिक अधिकार के रूप में जनता के समक्ष उनकी कठिनाइयों, उनके भेदभावों को देखते हुए एक मौलिक अधिकार की संरचना बनाई गई थी, जो कि आज हमारे संविधान की प्रथम पृष्ठ पर यह मौलिक अधिकार को दिया गया, जिसका भी आज हनन किया जा रहा है। आपकी आजादी छीनी जा रही है, आपको बोलने का अधिकार छीना जा रहा है। आप संसद में देख लीजिए, जैसे ही विपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े होते हैं, उनके माइके बंद कर दी जाती है। सोशल मीडिया पर आवाज उठाते हैं तो आपको देशद्रोह, राजद्रोह के रूप में चिन्हित करके आप पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है। यानी अनेक हथकंडाएं अपनाई जा रही है आपकी आवाज को बंद करने के लिए, और उसका नाम दिया जाता है राष्ट्रवाद, राष्ट्रद्रोही। यानी जिनको स्वतंत्रता संग्राम में कहीं हिस्सेदारी नहीं की, संविधान को नहीं माने और 50 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगे को नहीं फहराए, और वह आज राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा घोषक बने हुए हैं। और जिन्होंने लाठियां खाई, अंग्रेजों की यातनाएं झेले, जेल में रहे, वह आज राष्ट्रद्रोही कहला रहे हैं। कैसी विडंबना है। इन तमाम बातों पर उसका इसी तीसरे अधि में दिया गया है कि आज की भाजपा सरकार ने मेहनतकश मजदूरों और कामगारों के अधिकारों पर लगातार प्रहार किया है। चाहे वे महात्मा गांधी नरेगा को कमजोर करना,
जो मनरेगा आया था मजदूरों के लिए, आज उसकी हालात क्या है। या फिर श्रम कानून और मजदूर को अधिकारों पर हमला हो, यहां तक कि मौलिक अधिकारों को बुलडोजर से रौंदने का कोशिश की जा रही है। भेदभाव इसलिए एक बार फिर सरदार पटेल के मार्ग को अनुसरण कांग्रेस अधिवेशन सम्मत मौलिक अधिकारों तथा देश के मेहनतकश मजदूरों और कामगार के अधिकारों की लड़ाई लड़ने को तैयार है।
चौथी बातें, अंग्रेज सरकार ने भारत के खजाने को लूटकर देश में गरीबी और आर्थिक असमानता को चरम पर पहुंचा दिया था। सरदार पटेल का विचार था कि भारत उत्पादन संसाधनों का समान निवारण तथा उत्पादकों के साथ न्यायसंगत व्यवहार ही दूरगामी आर्थिक नीति का हिस्सा है। यही आज की भाजपा सरकार ने जहां 3 दशकों से गुजरात को लूटा, वहीं देश के खजाने का मुंह मुट्ठी भर दोस्तों की तरफ मोड़कर आर्थिक असमानता को गुलामी के स्तर तक पहुंचा दिया है। इसलिए एक बार फिर देश को आर्थिक गुलामी की तरफ धकेलने वाले चंद गलतमंदों के सिक्कों की खनक के खिलाफ सरदार पटेल की तर्ज पर संसाधनों के न्यायपूर्ण निवारण के लिए कांग्रेस नए संघर्ष की तैयार है। 5वें प्रस्ताव है कि आजादी के संग्राम के जिन तख्तों ने सत्य, अहिंसा और सिद्धांतों के विरुद्ध दुष्प्रचार किया तथा आजादी के आंदोलन को विरोध किया, उससे हिंसावादी विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। नाथूराम गोडसे उसी विकृत विचारधारा की से ग्रसित थे। दूसरी ओर देश की उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार पटेल हिंसा एवं सांप्रदायिकता विचारधारा को राष्ट्र का दुश्मन मानते थे। वे सरदार पटेल ही थे जिन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद 4 फरवरी 1948 को आरएसएस को प्रतिबंध किया था। उस समय ऐसे ही हिंसक विचारधारा ने सरदार पटेल और पंडित नेहरू तक पर हमला बोलते हुए दोनों को सार्वजनिक रूप से फांसी पर चढ़ाने की भी बात कही थी, जिसका जिक्र खुद सरदार पटेल ने 8 फरवरी 1948 को अपने पत्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से किया था। 6ठा नंबर है कि टकराव और विभाजन की इस विचारधारा ने झूठ, छल और प्रपंच का आज जाल फैलाया है तथा षड्यंत्र के तहत सरदार पटेल और पंडित नेहरू के परस्पर विरोधी होने का भ्रम फैलाया। यह भ्रम असल में हमला था आजादी की लड़ाई पर तथा गांधी, नेहरू, पटेल की अगुवाई पर थे। झूठ का यह मकरजाल टिक नहीं पाया क्योंकि सरदार पटेल ने अपने स्वयं 3 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू को पत्र लिखा कि एक दूसरे के प्रति हमारा जो अनुराग और प्रेम है तथा लगभग 30 वर्ष की हमारी जो अखंड मित्रता है, उसे देखते हुए औपचारिकता का हम दोनों के बीच कोई स्थान नहीं है। हमारी जोड़ी अटूट अखंड है तथा यही हमारी शक्ति है। आज प्रेम, मिलन और जुड़ाव की इस विचारधारा को सत्ताधारी ताकत विभाजन और वैमनस्य में बदलने की आतुर है। इसलिए एक बार फिर सरदार पटेल की इन्हीं जीवन सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए कांग्रेस वैमनस्य और विभाजन को हराने की लड़ाई के लिए तैयार है। 7वें नंबर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं न्याय पुरोधा राहुल गांधी जी सहित कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भारत के प्रजातंत्र और संविधान की आजादी की इस लड़ाई को धारदार बनाने के लिए न्याय पथ पर चलने के लिए संकल्पबद्ध है। यही सरदार पटेल के आदर्श और सिद्धांतों का मार्ग भी है तथा इसी प्रेरणादायी सोच के साथ पथ पर चलने के कांग्रेस का हर सिपाही तैयार है। दोस्तों, ये जो 7 प्रस्तावना कांग्रेस जो लेकर के आई अहमदाबाद में, उस की जो विस्तृत चर्चा जो की गई है और अंग्रेजों की शासन और आज की शासन की जो तुलनात्मक विचार रखा गया है, वह भारत के हर एक नागरिक इस बात को सोच और समझ रहा है।
आज देश बदलाव चाहता है, लेकिन अपनी अहंकार और फरेबी ताकत से जिस ढंग से ईवीएम और वोटर लिस्टों में गड़बड़ी कर करके और वोट हासिल कर सरकार बनाई जा रही है और तमाम स्वायत्त संस्थाओं को अपने कब्जे में करके अब तो एक न्यायपालिका बची थी, उस पर भी हमला किया जा रहा है, जिसका उदाहरण है दिल्ली का वह जज। क्योंकि इसी ढंग की तमाम देशों में जो तानाशाह होते थे वह तमाम एजेंसियों पर कब्जा करते थे और उसके बाद जब उन्हें न्याय पर हमले करने होते थे तो उससे भी कब्जा करने के प्रयास होता था। आज उसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जो नेताओं ने अपने सुप्रीम कोर्ट में यह नियम जुड़वा दिया कि देश लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए यहां पर कोई भी अभी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो सकता है, और वैसा ही भारत में विचार किया जा रहा है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।